हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रेस यानी प्रतिबल के कॉन्सेप्ट को जाना था, साथ ही साथ इसके प्रकार हमने पढ़े थे। इसके बाद हमने स्ट्रेन के बारे में जाना था, यानी विकृति के बारे में जाना था। और हमने क्या कहा था कि विकृति क्या होती है, किसी भी वस्तु के आकार में जो परिवर्तन है और उसका जो वास्तविक आकार है, उनका अनुपात ही स्ट्रेन या विकृति कहलाता है। हमने ये भी जाना था कि जो विकृति होती है वो मात्रकहीन विमाहीन राशि है, यानी इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती और ना ही इसका कोई यूनिट होता है। इसके बाद हमने विकृति के प्रकार पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले आपका अनुदैर्ध्य विकृति यानी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन था। और यहाँ पे हमने बात की थी कि जब भी डिफॉर्मेशन या विकृति कुछ इस तरीके से होती है कि वस्तु के लंबाई में परिवर्तन होता है, यानी एक रेशियो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और वस्तु का जो वास्तविक लंबाई है उसका जो रेशियो होता है, वही लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। ठीक है, इसको हमने समझा था। इसके बाद हमने आयतन विकृति की बात की थी और हमने ये कहा था कि आयतन में परिवर्तन और वास्तविक आयतन का जो अनुपात है वही आयतन विकृति यहाँ पे कहलाता है। अब हम बात करते हैं शेयरिंग स्ट्रेन यानी अपरूपण विकृति। तो अपरूपण विकृति क्या है? अपरूपण बल को पहले हम समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि मान लीजिए आपके पास कोई बहुत ज्यादा मोटी किताब है, बेहद मोटी किताब है। ठीक है, मान लीजिए कोई आपके पास डिक्शनरी है। ठीक है, किताब है मान लीजिए ये आपकी। अब आपने क्या किया, इसमें यहाँ पे बल लगाया। जब भी आप क्या करते हो, वस्तु के क्षेत्रफल के समानांतर बल लगाते हो, तो वह आपका अपरूपण बल कहलाता है। अब इस कारण क्या होता है, आपके जो बुक है, किताब है, उसमें एक टिल्ट आ जाता है। इस तरीके से देखा होगा आपने, जब भी आप अपनी किताब को क्या करते हो, कोई मोटी किताब है उसे ऊपर से हल्का से करते तो ऐसे हो जाती थी। ठीक, और ये क्या लग रहा है यहाँ पे, ये जो बल है वो अपरूपण बल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो चेंज आता है वो एंगल में आता है। आप देख सकते हैं पहले सीधा था, अब ये तिरछा हो गया कि एक एंगल में टिल्ट हो गया। ठीक, तो यही आपका क्या कहलाता है, ये आपका जो है इसी के कारण यहाँ पे क्या होता है, इस बल के कारण यहाँ पे स्ट्रेन पड़ता है। कौन सा? शेयरिंग स्ट्रेन यानी अपरूपण बल। तो जब भी एक अपरूपण बल लगाया जाता है जो कि सतह के समानांतर होता है, इस कारण एक विकृति यहाँ पर उत्पन्न होती है। विकृति कैसी होती है कि आपकी वस्तु एक एंगल में टिल्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो विकृति होती है, इस प्रकार का जो स्ट्रेन होता है, उसे हम अपरूपण विकृति या शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। ठीक, और ये क्यों होता है? क्योंकि बॉडी क्या हो रही है, एक एंगल पे टिल्ट हो गई है। shear strain, the angle tilt caused in the body due to tangential stress expressed is called shearing strain या shear strain। क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि जो अपरूपण विकृति होती है उसमें एक वस्तु एक एंगल पे टिल्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये टेंजेंशियल स्ट्रेस के कारण होता है, या आपका जो है अपरूपण बल है उसके कारण होता है। इसी को हम शेयर स्ट्रेन कहते हैं। अपरूपण विकृति, जब विरूपक बल किसी पिंड की सतह के समानांतर लगता है तो उसकी विकृति यानी आकार नहीं बदल जाती, तो उसका आकार बदल जाता है। उसका आकार क्या होता है, चेंज हो जाता है। इस तरह की उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति के रूप में जाना जाता है। हम अपरूपण विकृति को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, वस्तु की आकृति में परिवर्तन के कारण
उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति के रूप में जाना जाता है। अपरूपण विकृति क्या होती है? जब भी किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है जो कि जो आपकी सतह है उसके समानांतर होता है, इस प्रकार की विकृति को अपरूपण विकृति यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि पहले जैसे आपके पास एक वस्तु है, उसकी जो नीचे की सतह है वो फिक्स है, पहले वो ऐसा था, ठीक है, आपका आयताकार या रेक्टेंगल शेप का। हमने यहाँ पे बल लगाया इस तरफ, तो क्या हुआ? टिल्ट हो गया। टिल्ट के कारण जो चेंजेस आए वो एंगल में आया, यानी एक एंगल में ये टिल्ट हो गया। तो यही आपका अपरूपण विकृति यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका हुक्स लॉ, यानी हुक का नियम। हुक का नियम क्या कहता है, इसको हम समझते हैं। जितने भी आपके मटेरियल है, पदार्थ है, ज्यादातर पे आपका हुक का जो नियम है वो फॉलो करता है, यानी हुक के नियम को ये क्या करता है, आप फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, यहाँ पे ये कहा जाता है कि जब भी आपका किसी भी वस्तु पे स्ट्रेस लगता है, यानी प्रतिबल आप लगाते हैं, बल लगाते हैं, बल के कारण क्या होता है, उसके आकार में परिवर्तन आता है। ठीक, बल लगाया आपने, फोर्स लगाया, उस कारण क्या होता है, उसके आकार में परिवर्तन आता है, यानी उसमें विकृति आती है। तो यहाँ पे बेसिकली यही कहा गया है कि जब भी आप स्ट्रेस लगाते हैं किसी भी वस्तु पे, तो वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शन, यानी अगर उस पे क्या हुआ, स्ट्रेस लगाया, फोर्स लगाया, जिस कारण उस पे विकृति आई, यानी जो विकृति है, जो आपका स्ट्रेन है और जो स्ट्रेस है, दोनों क्या है, एक दूसरे के समानुपाती है, यानी दोनों एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। ठीक, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस है, यानी जो आपका प्रतिबल है, और जो विकृति है, दोनों एक दूसरे को के ऊपर निर्भर करते हैं, यानी स्ट्रेस जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है किसके, स्ट्रेन। ठीक, और ज्यादातर जो आपके मटेरियल है उस पे ये फॉलो होता है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, प्रतिबल और विकृति दोनों क्या है, स्ट्रेस समानुपाती है स्ट्रेन का, यानी अगर स्ट्रेस होगा तो उसके कारण स्ट्रेन आपका उत्पन्न होगा। ठीक, अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो हमारे पास आता है प्रतिबल बराबर, हमारे पास एक नियतांक या कांस्टेंट आता है के, विकृति, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रत्यास्था गुणांक यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि जो हुक का नियम है वो ज्यादातर मटेरियल पे फॉलो होता है। कुछ मटेरियल ऐसे हैं या कुछ जो है आपके सॉलिड या ठोस ऐसे हैं जिन पे ये फॉलो नहीं करते। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टेक्स डिफरेंट फॉर्म इन द सिचुएशन डिपिक्टेड, यानी जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो अलग अलग रूप लेती है। ठीक है, अलग अलग जो है सिचुएशन में अलग अलग रूप यहाँ पे लेती है। फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, यानी कम डिफॉर्मेशन में, यानी ऐसी स्थितियों में जहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डिफॉर्मेशन या विरूपण कम है, उसमें क्या होता है, उसमें जो स्ट्रेस होता है और जो स्ट्रेन होता है, द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी प्रतिबल तथा विकृति दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर आपने स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन बढ़ेगा, ठीक है, स्ट्रेस कम किया तो स्ट्रेन घटेगा। तो ये कब होता है, कम डिफॉर्मेशन। दिस इज नोन एज हुक्स लॉ, इसको हम क्या कहते हैं, हुक का नियम कहते हैं। विभिन्न स्थितियों में प्रतिबल तथा विकृति के अलग अलग रूप हो सकते हैं। कम विरूपण के लिए प्रतिबल तथा विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है, इसी को हुक का नियम कहते हैं। इस प्रकार स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के क्या है,
समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी स्ट्रेस बराबर K इंटू स्ट्रेन। प्रतिबल जो है समानुपाती है आपका विकृति के, तो प्रतिबल बराबर K इंटू विकृति, वेयर K इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या है K? क्या है आपका अनुक्रमानुपातिक स्थिरांक है, एंड इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्रत्यवस्था गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कम डिफॉर्मेशन होती है, कम विरूपण के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के क्या है? अनुक्रमानुपातिक होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुक का नियम कहते हैं। हुक्स लॉ इज एन एम्पिरिकल लॉ, ये क्या है? अनुभविक नियम है। ठीक है, एंड इज फाउंड वैलिड फॉर मोस्ट मटेरियल। क्या कहा गया है कि जो हुक का नियम है ये ज्यादातर हर पदार्थ के लिए वैध है, मोस्टली ज्यादातर पदार्थ के लिए ये वैध होता है, यानी फॉलो करता है। यानी कम डिफॉर्मेशन में आप देखेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। However, there are some materials which do not exhibit the linear relationship. लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो इस रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करते, यानी उन मटेरियल्स में, उन पदार्थों में जो है स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस के ऊपर निर्भर नहीं करता। हुक का नियम एक अनुभाविक नियम है तथा अधिकतर पदार्थों के लिए वैध होता है, तथापि कुछ पदार्थ इस प्रकार रैखिक संबंध नहीं दर्शा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? हुक का नियम है। आपको ध्यान रखना है कि हुक का नियम क्या कहता है? स्ट्रेस जो है अनुक्रमानुपातिक है किसके? स्ट्रेन के। और जब आप यहाँ पे साइन को हटाते हैं तो आपके पास K आता है, जो कि आपका क्या है? प्रत्यवस्था गुणांक है, यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये आपका हुक का नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, प्रतिबल विकृति वक्र। अगर हम प्रतिबल विकृति वक्र की बात करें तो बेसिकली ये हमें एक रिलेशन शो करता है, एक संबंध यहाँ पे बताता है कि किसी मटेरियल के स्ट्रेस यानी प्रतिबल और स्ट्रेन यानी विकृति में क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से जो है डिपेंड करते हैं। इसके माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि किस रीजन में जो आपका पदार्थ है, जो भी आपने तार ली है, वो किस रीजन तक एक इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करता है, और किस रीजन पे वो एक प्लास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करता है। बल लगाने पे उस पे क्या प्रभाव पड़ता है, कितना आप बल लगाते हैं, क्या उसमें चेंजेस देखे जाते हैं, ये सब चीजें हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में यहाँ पे समझते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है? प्रतिबल विकृति वक्र क्या है? The relation between the stress and the strain for a given material under tensile stress can be found experimentally. क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि प्रतिबल विकृति का जो संबंध है किसी टेंसाइल स्ट्रेस पर, टेंसाइल स्ट्रेस यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यानी जो आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, जिसमें आप क्या करते हैं, आप वस्तु के एक डायमेंशन को उसमें चेंजेस लाते। जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास एक मान लीजिए सिलेंडर है, ठीक है, हमने क्या किया, उस पर बल लगाया। हमारे पास एक सिलेंडर है यानी बेलन है, हमने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया, बल लगाने के कारण इसके आकार में परिवर्तन आया। कैसा हो गया ये? एल है, डेल्टा। क्या हुआ, हमारे पास सिलेंडर था, हमने बल लगाया, और कैसे लगाया, इसकी लंबाई में चेंज है। ठीक है, वही आपका टेंसाइल स्ट्रेस कहलाता है, या तो बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, इस तरीके से होता है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, हम जब इस वक्र की बात करते हैं, कर्व की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेस में हम बात करते हैं, ठीक है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल में हम इसकी बात करते हैं। इन स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ टेंसाइल, in the standard test of tensile properties, a test cylinder or a wire is stretched by an applied force. अब जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको कि टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम जो वायर है, जो तार है, उस पे टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, यानी हम उसे इस तरीके से उस पे बल लगाते हैं कि उसकी जो है लेंथ बढ़ जाए। यहाँ पे हम स्ट्रेच की बात करें, खिंचाव की बात करें, यानी हम खींच रहे हैं, किसे खींच रहे हैं, यहाँ पे हम तार को खींच रहे हैं या किसी सिलेंडर को या बेलन को खींच रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका टेंसाइल स्ट्रेस होता है। द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, जो यहाँ पे लंबाई में परिवर्तन आता है, जो कि क्या कहलाता है, आपका स्ट्रेन कहलाता है। आपको पता है, हमने स्ट्रेन की बात की, हमने विकृति की बात की थी, और हमने क्या कहा था कि जो विकृति होती है वो क्या है, वो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी एक अनुपात है लंबाई में परिवर्तन और वास्तविक लंबाई, ठीक, वही आपका स्ट्रेन कहलाता है। तो यहाँ पे ही यही बात की जा रही है कि जो बदलाव आता है, अनुपातिक बदलाव या फ्रैक्शनल चेंज जो आपका आता है लेंथ में, लंबाई में, जो कि क्या है, आपका स्ट्रेन है। एंड अप्लाइड फोर्स, और वह बल जो आपने लगाया है, जिसके कारण क्या हुआ है, नीडेड टू कॉज द स्ट्रेन आर रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो आपका स्ट्रेन आया है, जो विकृति आई है, जो चेंज आया है, उसको आप नोट करते हैं, और जो बल लगाया गया है जिसके कारण यहाँ पे स्ट्रेन उत्पन्न हुआ है, वो बल, उसको आप नोट करते हैं, ठीक है। ये दोनों आप नोट करते हैं, यानी स्ट्रेस आप नोट करते हैं, बल आपको पता है कि जब प्रतिबल की बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना, बल बटा क्षेत्रफल, यानी प्रति क्षेत्रफल पर कितना बल, तो वो हम नोट करते हैं। और साथ ही साथ इस स्ट्रेस के कारण, इस फोर्स के कारण जो चेंज आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, वो भी हम यहाँ पे नोट करते हैं। The applied force is gradually increased in the steps and the changes in the length is noted. अब यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे बल लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है। अब फोर्स लगाने के कारण, बल लगाने के कारण क्या होता है, इसके आकार में या इसकी लंबाई में परिवर्तन आता है। बल लगाया जाता है, बल की लंबाई में परिवर्तन आता है। A graph is plotted between the stress which is equal in magnitude to the applied force per unit area and the strain produced. अब जब यहाँ पे ग्राफ बनाया जाता है, तो यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बनाया जाता है। स्ट्रेस यानी जो बल लगाया गया है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, और उसके कारण जो विकृति उत्पन्न हो रही है, जो वस्तु के आकार में परिवर्तन आ रहा है, उन दोनों के बीच में यहाँ पे ग्राफ बनाया जाता है। और आपका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, आप देख सकते हैं। एक्स अक्ष पर यहाँ पे विकृति ली गई है, यानी स्ट्रेन लिया गया है, और एक्स एक्सिस पर आप देख सकते हैं प्रतिबल लिया गया। क्या लिया गया है, प्रतिबल, यानी स्ट्रेस लिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या किया गया है, हमने एक धातु ली है और उस धातु का हमने स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ यानी प्रतिबल विकृति वक्र बनाया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया है, बल को या जो आपका प्रतिबल है उसको बदलने के कारण आपकी वायर या तार में, धातु की तार में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो विकृति आ रही हैं, उनको हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यही आपका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ कहलाता है, ठीक। और आपको ध्यान रखना है कि इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हम जैसे जैसे स्ट्रेस लगा रहे हैं वस्तु पे, तो उसमें जो विकृति आ रही है वो कैसी आ रही है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसकी क्वालिटीज क्या हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक। आप इसे नोट करेंगे।
अब हम ग्राफ को समझते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्राफ है ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है। स्ट्रेस लगाया गया, प्रतिबल लगाया गया, उसके कारण विकृति आई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफ की O to A। यहाँ पे क्या हुआ है आप देख सकते हैं, जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अब ये जो ग्राफ है आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपके प्रतिबल को बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे विकृति भी बढ़ रही है। तो ये हमने क्या पढ़ा था, ये हमने किस में पढ़ा था, ये हमने हुक्स के लॉ में पढ़ा था, हुक के नियम में, जहां पे हमने ये पढ़ा था कि हुक का नियम ये कहता है कि जब आप कम जो है विरूपण करते हैं तो उस केस में स्ट्रेस और स्ट्रेन यानी विकृति और प्रतिबल दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे पे निर्भर करें, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो वही यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके स्ट्रेस बढ़ाया जा रहा है जिस कारण स्ट्रेन भी बढ़ रहा है यानी विकृति भी बढ़ रही है। दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। और यहाँ पे हम ये जो है इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे हुक का नियम फॉलो हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हुक का नियम फॉलो हो रहा है या हुक का लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब अगर हम 0 से A की जो पॉइंट देखें, इस केस में क्या होगा, हमें जो इस वायर का, इस तार का जो आचरण मिलेगा वो प्रत्यस्थता आचरण, यानी इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या थी, इलास्टिक प्रॉपर्टी किसी भी वस्तु की वह प्रॉपर्टी या वह गुण है जिसके कारण क्या होता है, अगर आप उस पर बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, कोई विकृति बल लगाते हैं जिस कारण उसके आकार में परिवर्तन होता है, तो जैसे ही आप बल को हटा देते हैं वो वापस अपनी पुरानी स्थिति में या अपनी पुरानी आकृति में, अपने पुराने विन्यास में वो वापस आ जाता है। वही आपका इलास्टिसिटी या प्रत्यस्था आचरण कहलाता है। तो O से A तक की जो ये लाइन है ये प्रत्यस्था आचरण या इलास्टिसिटी को दर्शाती है। यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आप जो है बल कम लगाते हैं उस केस में, या O से A तक आप क्या करते हैं, बल लगाते हैं, तो क्या होता है, उसके कारण जो स्ट्रेन या विकृति उत्पन्न होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है कि विकृति को हटाने के बाद आपका जो तार है वो अपनी वास्तविक स्थिति में या विन्यास में आ जाता है। ठीक, अब हम A से B की ओर जाते हैं। तो B यहाँ पे प्रत्यस्था सीमा है यानी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी है, और ये अनुपातिक सीमा आपकी A तक, यानी यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये हुक के नियम को फॉलो। अगर हम A टू B में जाए तो इस पॉइंट में भी क्या होगा, आपने बल लगाया और कहाँ तक गया, इलास्टिसिटी की जो लिमिट है या प्रत्यस्था लिमिट तक वहां तक गया। तो वहां तक क्या होगा, अगर आप A से B तक भी आप प्रतिबल लगाते हैं, यहाँ पे A से B तक भी प्रतिबल लगाया जा रहा है, तो ये देखा गया है कि B तक भी क्या हो रहा है, वस्तु अपनी पहली स्थिति में आ रही है। ठीक, और B क्या हो गई, आपकी लिमिट हो गई। अब जब B से C में जाता है, या आपका जो आपका B से जब आपका D में जाता है, तो यहाँ पे क्या देखा गया है कि यहाँ पे जो आपकी वस्तु है उसका प्लास्टिक आचरण देखा गया। प्लास्टिक आचरण यानी जब B से C की ओर गए तो हमें पता चला कि जो हमारी वायर है, ठीक है, ये जो हमारी तार है, यहाँ पे हमें इसका प्लास्टिक आचरण देखने को मिला। प्लास्टिक आचरण यानी यहाँ पे हमने बल लगाया, बल लगाने के कारण विकृति हुई, लेकिन जैसे ही हमने बल को हटाया वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आया, यानी वस्तु अपने पुराने स्थिति में, पुरानी आकृति में, पुराने विन्यास में नहीं आ पाई, उसमें डिफॉर्मेशन यानी विकृति आ। यहाँ पे ई बिंदु जो है प्रभाव बिंदु या फ्रैक्चर पॉइंट कहलाता है, और ये वो बिंदु है जहाँ पे आपकी जो वायर है वो जो है अपनी सारी प्रॉपर्टीज खो के वो टूट जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कम डिफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, हुक के नियम को फॉलो कर रहा है, इलास्टिक नेचर शो कर रहा है, प्रत्यस्था आचरण शो कर रहा है। इसके बाद क्या हुआ, प्लास्टिक नेचर शो कर रहा है, यानी विकृति में
वापस वो अपनी विकृति मतलब अपने पुराने आकार में नहीं आ रहा है, उस पर कुछ विकृति आ रही है, यानी प्लास्टिक आचरण को शो कर रहा है। और जब हम बल और ज्यादा बढ़ा देते तो एक पॉइंट के बाद वो आपका टूट जाता है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, साथ ही साथ आपका जो आगे का टॉपिक है उसे हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस